हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर अकेडमी। हमने पार्ट 10 कंप्लीट कर लिया, यानी संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमने भाग 10 तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज शुरू करेंगे भाग 11 यानी पार्ट 11। पहले प्रीवियस रिवीजन करेंगे, देन आगे का पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, भाग 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया। भाग 1 में पढ़ा था हमने आर्टिकल 1 से 4 तक संघ और उसके क्षेत्र। ठीक है, फिर उसके बाद भाग 2 में पढ़ा था हमने 5 से 11 तक नागरिकता। इसी प्रकार फिर भाग 3 आता है जिसमें हमने 12 से 35 तक क्या पढ़ा था, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। राइट, देन आता है भाग 4 जिसमें आर्टिकल 36 से लेके 51 DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे। राइट, भाग 4A या के में हमने पढ़ा था फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आर्टिकल 51A में बाद में जोड़ा गया। क्या पढ़ा, फंडामेंटल ड्यूटीज। देन आता है भाग 5 आर्टिकल 52 से लेके 151, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक आता है भाग 5 जिसमें यूनियन गवर्नमेंट का वर्णन दिया गया है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार, बहुत इंपॉर्टेंट है भाग 5। फिर भाग 5 के सेम पैटर्न पे आता है भाग 6 जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का वर्णन दिया गया है। आर्टिकल 152 से लेके 237 तक स्टेट गवर्नमेंट का वर्णन दिया गया है भाग 6 में। फिर उसके बाद आता है भाग 7। ठीक है, आर्टिकल 238 जिसे वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है। 7वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 238 यानी भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। फिर आता है भाग 8 हमने पढ़ा जिसमें संघ, यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेश हमने पढ़े। आर्टिकल 239 से 242 तक हमने पढ़े क्या, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। फिर उसके बाद आता है भाग 9 जिसमें हमने लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला आता है स्थानीय सरकार में पंचायत लोकल बॉडीज में। ठीक है, आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक। ठीक है, 243O तक। फिर उसके बाद भाग 9 में पंचायत है, भाग 9A में नगर पालिका है। राइट, नागर लिख दिया, नगर पालिका। ठीक है, आर्टिकल 243P से लेके ZG तक। फिर उसके बाद भाग 9B आता है, 9B जिसमें हमने सहकारिता पढ़ा। ठीक है, सहकारी समितियां। राइट, सहकारी समितियां पढ़ा हमने, सहकारी समितियां। आर्टिकल 243 ZH से लेके आर्टिकल 243 ZT तक हमने क्या पढ़ा, भाग 9B जिसमें सहकारी समितियों का वर्णन है। मैंने आपको डेफिनेशन के साथ उसको लिखवाया है। फिर उसके बाद आता है भाग 10 जिसमें हमने अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा। क्षेत्र है ना, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 244 और आर्टिकल 244A जिसमें मैंने आपको 5वीं और 6ठी अनुसूची बताई थी। ठीक है, फिर उसके बाद अब आता है भाग 10। ठीक है, भाग 11 जिसमें संघ और राज्य के रिलेशंस को बताया गया है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट का वर्णन किसमें दिया गया है, भाग 11 में। ठीक है, भाग 11 में क्या दिया गया है, संघ व राज्यों के संबंध, राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, आर्टिकल
244 तो हमने यहाँ से पढ़ा, ठीक है। 245 से लेकर आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 कौन सा भाग कवर करता है? भाग 11, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, राइट। आपको रिवीजन समझ आया? ये पार्ट्स के अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है, एक पेपर पे लिख लेना। पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में, पूछा जाता है, भाग लिख देगा एक तरफ और एक तरफ जो इसके सब्जेक्ट्स हैं वो लिख देगा, फिर आपसे मैच द फॉलोइंग मैच करने के लिए कहेगा कि भाग 4 में क्या है, भाग 5 में क्या है, 3 में क्या है, ठीक है। इस तरह से ये पूछा जाता है, तो जब मैं लिख रही हूँ तो आप इसको नोट करेंगे। अब आते हैं भाग 11, जिसमें हम पढ़ेंगे संघ राज्य के संबंध। सबसे पहले आप समझिए, सरकार के 2 रूप होते हैं, ठीक है। एक तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक मैंने आपको पढ़ाई थी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सरकार के 2 प्रकार होते हैं, सरकार के 2 प्रकार। एक तो हमने पढ़ी यूनिटरी, जिसको बोलते हैं हिंदी में एकात्मक शासन या एकात्मक सरकार, ठीक है, एकात्मक शासन। और दूसरा होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं संघात्मक शासन सरकार, ठीक है, संघात्मक सरकार या संघात्मक शासन। अब इन दोनों में फर्क भी मैंने आपको पढ़ाया था। संघात्मक एकात्मक शासन का मतलब है, एकात्मक सरकार का मतलब है जब सारी पावर यूनाइट हो, सारी पावर केंद्र के पास हो, सारी पावर सेंटर के पास हो, ठीक है। स्टेट के पास कोई पावर नहीं है, वो जैसे लॉज बनाए, यूनियन गवर्नमेंट जैसे मर्जी लॉज बनाए, जैसे उसको इम्प्लीमेंट करे, कोई स्टेट के पास कोई पावर नहीं है। यानी एक यूनाइट है, एक एकात्मकता है पूरे शासन में, और उसको दृढ़ता से किसके पास सारी पावर दी गई है? केंद्र के पास। इसको बोलते हैं एकात्मक शासन, जिसके एग्जाम्पल हैं फ्रांस, यहाँ एकात्मक सरकार है, जापान, ठीक है, और चीन, चाइना, ठीक है, एकात्मक सरकार है। दूसरी तरफ आता है संघात्मक शासन, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है? जहां शक्तियां केंद्र और राज्य के मध्य विभाजित होती हैं, केंद्र और राज्यों के मध्य जहां शक्तियां विभाजित होंगी वहां होगा संघात्मक शासन। ये इसका मेन फीचर है कि यहाँ शक्तियों का विभाजन होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इंडिया यानी भारत, इसके एग्जाम्पल हैं। भारत में भी शक्तियों का विभाजन है और यूएसए में भी शक्तियों का विभाजन है, लेकिन भारत में एक नया रूप अपनाया है। भारत ने एकात्मक और संघात्मक का मिक्सचर अपनाया है। वैसे तो हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी मानते हैं इंडिया में कि संघात्मक है, लेकिन ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम हमारा ढांचा कैसा हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। सारी शक्तियां किसके पास चली जाती हैं? केंद्र के पास। तो भारत में इसका मिक्सचर अपनाया गया है, क्योंकि जब आपातकालीन टाइम होता है, इमरजेंसी का पीरियड होता है, तो उस टाइम सारी शक्तियां किसके पास चली जाती हैं? केंद्र के पास, ठीक है। वैसे नॉर्मल डेज में क्या होता है? संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है, जिसमें शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और राज्यों के मध्य। और हमारे यहाँ तो 3 टियर शासन है, हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट भी है। तो शक्तियों का विभाजन कितने स्तर पर हो गया? केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, और निचले स्तर पर यानी लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन, जिसमें मैंने आपको पंचायत में 29 विषय बताए थे और नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय बताए थे। ये क्या है? उनकी पावर्स ये है ना कि वो 18 विषयों पर कानून बना सकती हैं, 18 विषयों के लिए काम कर सकती हैं। कानून नहीं बना सकती हैं, 18 विषयों पर काम कर सकती हैं, ठीक है। इसी तरह सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है। आप लिखेंगे, पूरी बात अगर पूछी जा रही है एग्जाम में तो पूरी बात लिखेंगे, हम संघात्मक है, हमारा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो फेडरल है, लेकिन जब आपातकालीन समय होता है, आपातकालीन के दौरान ढांचा एकात्मक हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो भारत कौन सा शासन व्यवस्था अपनाता है? संघात्मक शासन व्यवस्था। अब संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण मैंने आपको बताए कि संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? शक्तियों का विभाजन होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है। इंडिया में शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, केंद्र सरकार, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का विभाजन, शक्तियों का विभाजन किन किन आधारों पर किया गया है, यानी किन शक्तियों का बंटवारा किया गया है। पहले इसमें हम पढ़ते हैं विधायी शक्तियां, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर, जिनका वर्णन आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255 तक दिया गया है।
यानी विधायी शक्तियों का विभाजन जो दिया गया है संविधान में भाग 11 में आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255 तक दिया गया है। ठीक है, हम शक्तियों का विभाजन पढ़ रहे हैं कि केंद्र और राज्यों में किस प्रकार शक्तियों का विभाजन किया गया है। उनकी सब हेडिंग्स बनेंगी। पहला, विधायी शक्तियों का विभाजन जो संविधान के भाग 11 में आर्टिकल 245 से लेके 255 तक दिया गया है। दूसरा विभाजन दिया गया है प्रशासनिक विभाजन। प्रशासनिक विभाजन या प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासनिक शक्तियां जो केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ठीक है, अब ये दिया गया है आर्टिकल 256 से लेके आर्टिकल 263। भाग 11 के आर्टिकल 256 से लेके आर्टिकल 253 तक क्या दिया गया है? प्रशासनिक शक्तियां केंद्र और राज्य के मध्य। अब तीसरा आता है पैरामीटर जिसमें वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। वित्तीय शक्तियां, इनका विभाजन किया गया है आर्टिकल 264 से लेके आर्टिकल 293। आर्टिकल 264 से लेके आर्टिकल 293 तक क्या दिया गया है? केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध, यानी केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। ये भाग 12 में आता है। भाग 12 में आता है। भाग 12 कहां से कहां तक है? भाग 12 आर्टिकल 264 से लेकर 300 तक कवर करता है। ठीक है, तो ये भाग 12 का पार्ट है, इसीलिए हम इसको भाग 12 में पढ़ेंगे। आज क्या कवर करेंगे? आज विधायी शक्तियां पढ़ेंगे और प्रशासनिक शक्तियां पढ़ेंगे। ठीक, पहली हमारी हेडिंग आती है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां, राइट, विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों से मतलब क्या है? लेजिस्लेटिव पावर से क्या मतलब हुआ? विधि बनाने की शक्ति, यानी केंद्र कितने क्षेत्रों पर, कितने ब्रॉड एरिया पर विधि बना सकता है और राज्य की क्या शक्ति है विधि के संबंध में। विधायी शक्तियों से मतलब इतना है, विधि बनाने की शक्ति किसकी कितनी है। ठीक है, इसका विभाजन। अब विधायी शक्तियों का विभाजन हम दो तरीके से करते हैं। समझ में आ रहा है? सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। विधायी शक्तियों का विभाजन हम दो तरीके से करते हैं। पहली आती है क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार। क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, टेरिटोरियल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार। इसका मतलब क्या होता है कि कितने क्षेत्र पर केंद्र लॉ बना सकता है और कितने एरिया पर, यानी कितनी टेरिटरी राज्य के एरिया उसमें आती हैं, राज्य के प्रशासन में आती हैं। यानी राज्य किन क्षेत्रों पर विधि बना सकता है। सिंपल लैंग्वेज में केंद्र की पावर कितने क्षेत्र तक है और राज्य की पावर कितने क्षेत्र पर है। विधायी शक्तियों का विभाजन हम पहले क्षेत्र के आधार पर करते हैं कि कितने क्षेत्र पर केंद्र लॉ बनाएगा और कितने पर राज्य। तो इसमें आर्टिकल 245 कहता है, आर्टिकल 245 कहता है कि केंद्र सरकार यानी संसद पूरे भारत क्षेत्र के लिए विधि बना सकती है। ठीक है, या किसी स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए विधि बना सकती है। यानी जो भारत का क्षेत्र अधिकार है वो किसके अधिकार में जाता है? विधि बनाने के संबंध में संसद के पास। यानी संसद पूरे भारत के लिए विधि बना सकती है, भारत के किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए विधि बना सकती है। समझ में आया? तो भारत का संसद का क्षेत्र का अधिकार क्या हो जाएगा? पूरा भारत। इसी प्रकार राज्य सरकार यानी विधानसभा पूरे राज्य के लिए विधि बना सकती है, राज्य के किसी स्पेसिफिक पार्ट के लिए विधि बना सकती है। कौन कहता है? आर्टिकल 245। यानी इसमें क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार बताया गया है। संसद इज इक्वल टू, मैं कह दूं तो भारत, पूरे भारत पर उसका क्षेत्राधिकार है, पूरे भारत के लिए विधि बना सकती है। और इसी तरह अगर मैं विधानसभा की बात करूं, ठीक है, प्रत्येक राज्य में विधानसभा है तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा अपने राज्य के लिए विधि बना सकती है। समझ आई बात? प्रत्येक राज्य के लिए विधि बना सकती है। तो ये होता है क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार। अब इसके बाद एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन ये भी आता है, कुछ क्षेत्र भारत के बाहर भी तो हैं भारत के। ठीक है, भारत के बाहर जो क्षेत्र हैं, भारत में जो एरिया में नहीं आते हैं, उनके लिए विधि कौन बनाएगा? तो उनके लिए विधि बनाने का अधिकार किसका है? संसद का। यानी भारत के क्षेत्र के बाहर जितने भी क्षेत्र हैं भारत के, ठीक है, उस पर विधि बनाने का अधिकार किसका होगा? संसद का। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, जो विधायी शक्तियों के अंदर आता है। ठीक, अब इसका दूसरा जो विभाजन है वो है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन, यानी विषय क्षेत्राधिकार।
यानी किन किन विषयों पर, यहाँ तो था किन किन क्षेत्रों में केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन होगा, यहाँ पर है किन किन विषयों के आधार पर केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन होगा। अब मैं ये नेक्स्ट पेज में लिख रही हूँ विषय। अब आपको पता है ये किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 246 में। आर्टिकल 246 विषय के आधार पर केंद्र और राज्यों में विधायी संबंधों का बंटवारा करता है। ये 7वीं अनुसूची में आता है, ठीक है, 7th शेड्यूल में आएगा। अब आपको पता है कितने विषय के आधार पर अगर हम विभाजन करें शक्तियों का तो हमारे पास 3 सूची निकल कर आती हैं। 3 सूची, पहले आती है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, संघ सूची यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन लिस्ट, ठीक है, जिसमें 100 विषय हैं करंट में, यानी 100 विषयों पर अधिकार, विधि बनाने का अधिकार किसका है, केंद्र का। इसी तरह आती है राज्य सूची, राज्य सूची जिसमें 61 विषय हैं, ठीक है। राज्य सूची पर विषय, जो राज्य सूची में विषय दिए गए हैं इन पर नियम बनाने का, विधि बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को। फिर इसके बाद आती है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में करंटली 52 विषय हैं जिस पर केंद्र भी विधि बना सकती है और राज्य भी विधि बना सकता है, लेकिन जब दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होगा, दोनों में विरोधाभास होगा तो उसमें मान्य किसका होगा, केंद्र सरकार वाला। यानी कि अगर किसी मैटर पर, किसी सब्जेक्ट पर केंद्र ने भी लॉ बना दिया और राज्य में भी लॉ बना दिया तो मान्य किसका होगा, केंद्र वाला, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, संघ सूची के एग्जाम्पल डिफेंस हो गया, फॉरेन स्टेटमेंट्स हो गए यानी जो विदेशी नियम होते हैं, या ऑटोमिक एनर्जी, ठीक है। फिर इसके बाद राज्य सूची के विषय हो गए, हेल्थ हो गया, ठीक है, कृषि, पुलिस, इस तरह समवर्ती सूची की शिक्षा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से विभाजन किया गया है विषयों के आधार पर। समझ में आई बात। फिर इसके बाद कुछ और ऐसी विषय आते हैं जो इन 3 सूचियों में नहीं है, तो उन तीनों पर आर्टिकल 248 कहता है, ध्यान से समझिए, आर्टिकल 248 कहता है कि जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं आते हैं उनको किस में रखा जाएगा, अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा, अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा, यानी रेसिडेंस लिस्ट में रखा जाएगा, रेसिड्यूरी लिस्ट में रखा जाएगा, जो किसके अंतर्गत आएगी, यानी कि इस पर विधि बनाने का अधिकार किसका होगा, केंद्र सरकार का। इस पर विधि बनाने का अधिकार किसका होगा, जो विषय इन तीनों के अंतर्गत नहीं आते हैं वो जाएंगे अपशिष्ट सूची में, ठीक है, और उस पर अधिकार किसका होगा, केंद्र सरकार का। तो ये विषय के आधार पर विभाजन हमने पढ़ा, ठीक है, समझ में आई बात। विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियों को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार यानी टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन और विषय क्षेत्राधिकार यानी सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन। सब्जेक्ट में हम 3 सूचियां पढ़ते हैं, 7th शेड्यूल के अंतर्गत यानी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट, जिसमें 52 विषय हैं। फिर इसके बाद आर्टिकल 248 कहता है कि अपशिष्ट सूची यानी इन तीनों से बचे हुए सब्जेक्ट कहाँ जाएंगे, अपशिष्ट सूची में, और उस पर लॉ बनाने का अधिकार किसका है, केंद्र सरकार का। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद इसके कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है। यदि नेशनल इमरजेंसी हो, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, जिसमें कि प्रेसिडेंट रूल आता है, तो उस समय पर केंद्र को पावर आ जाती है कि वो राज्य के विषयों पर भी क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है, ठीक है। मैंने आपको बताया 3 सूची अलग अलग पढ़ाई, ठीक है, इसमें अपने अपने विषय पर उनको विधि बनाने का अधिकार है। लेकिन ये अपवाद पढ़ रहे हैं हम, यहाँ हेडिंग लिख देती हूँ मैं, अपवाद, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जब केंद्र को पावर आ जाएगी राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की। पहले हमने पढ़ा राष्ट्रीय आपातकाल, जब राष्ट्रीय आपातकाल होगा, नेशनल इमरजेंसी होगी, ठीक है। जैसे कि हम राष्ट्रपति शासन पढ़ते हैं तो उस राज्य की जो मशीनरी है उस टाइम संवैधानिक मशीनरी ठप हो जाती है और सारी पावर किसके पास चली जाती है, सेंटर के पास चली जाती है, और सेंटर उस राज्य के लिए लॉ बनाता है। नेक्स्ट है जब राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे, राज्यसभा मैंने आपको पढ़ाया था, राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे, आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 राज्यसभा को एक विशेष पावर देता है कि वो ऐसा राज्य सूची के विषय में कोई विषय ऐसा मानती है जो सार्वजनिक महत्व का है और उसके संबंध में प्रस्ताव पारित करके लोकसभा में भेजती है, तो सेंटर के पास पावर आ जाती है उस विषय पर लॉ बनाने की। लेकिन इस तरह का बनाया हुआ लॉ केवल 1 साल तक मान्य रहता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये अपवाद है जब सेंटर स्टेट लिस्ट पर
विधि बना सकती है। फिर उसके बाद यदि 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर अनुरोध करें, ठीक है, अनुरोध करें कि हमारे इस मैटर पर आप लॉ बना दीजिए, तो सेंटर के पास पावर आ जाती है राज्य के उस विशेष विषय पर लॉ बनाने की। समझ में आया बात? जब राष्ट्रीय आपातकाल होगा तब वो लॉ बना सकती है। राज्यसभा अगर ऐसा प्रस्ताव पारित कर देती है आर्टिकल 249 के तहत, तब यह राज्य अनुरोध करते हैं कि हमारे विषय पर आप कानून बना दीजिए तब। या फिर एक कंडीशन आती है जब अंतर्राष्ट्रीय कोई संधि आपको लागू करनी है, यानी केंद्र कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करना चाहता है, तब वो किसके विषय पर? राज्य के विषय पर कानून बना सकता है। तो ये 4 अपवाद हैं जब सेंटर के पास पावर आ जाती है स्टेट लिस्ट पर वो बनाने की, लॉ बनाने की। समझ में आया? अब इसके बाद आते हैं हमारे प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, प्रशासनिक शक्तियां या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन आएगा, संबंध पढ़ रहे हैं ना, शक्तियां नहीं आएगा, संबंध आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है? जहां लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली बात होती है, ठीक है, वहां प्रशासन की बात कही जाती है, यानी प्रशासनिक संबंध होते हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात आती है। ये मैंने आपको बताया था कहां से कहां तक है, आर्टिकल 256 से लेके आर्टिकल 263 तक। अब देखो आर्टिकल 256 कहता है कि केंद्र द्वारा बनाए गए कानून प्रत्येक राज्य में लागू होंगे, और केंद्र इनको लागू करने के लिए, यानी केंद्र सरकार अपने कानूनों को लागू करने के लिए या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए उस राज्य को निर्देश दे सकता है। ये कौन कहता है? आर्टिकल 256। इसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात हो रही है ना, इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है ना, तो इसलिए प्रशासनिक संबंध है। आई बात समझ? आर्टिकल 256 कहता है कि केंद्र द्वारा बनाए गए कानून प्रत्येक राज्य में मान्य होंगे और केंद्र अपने कानूनों को इन्फोर्स करने के लिए निर्देश दे सकता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 257 आता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 257, जो कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इस प्रकार होगा कि वो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में बाधा ना डाले। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इस प्रकार होगा कि वो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को क्रॉस चेक नहीं करेगा। समझ में आई बात? कौन कहता है? आर्टिकल 257। ठीक है, यानी केंद्र भी अपने कानून को इस प्रकार लागू करे कि इससे राज्य के कानूनों का राज्य अपने कानूनों का इस प्रकार से इन्फोर्समेंट करे जिससे कि जो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून हैं उनका हनन ना हो। ठीक है, दोनों चलते रहें। तो आर्टिकल 256 और 257, इसमें बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता रही हूँ। ठीक है, फिर इसमें आर्टिकल आता है जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 जल विवाद के संबंध में बात करता है। आर्टिकल 262 जल विवाद के संबंध में बात करता है। ये कहता है कि यदि किसी राज्य में जल को लेकर विवाद है तो उसके निर्धारण के लिए संसद विधि बना सकती है। ठीक है, संसद उसके नियंत्रण के लिए विधि बना सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बात करता है, और आप इसे स्टार बना के लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिषद सहकारी संघवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है। जैसे कि हम नीति आयोग पढ़ते हैं ना सहकारी संघवाद के लिए, इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय परिषद सहकारी संघवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब आपको अगर सहकारी संघवाद का मतलब नहीं पता है, संघवाद का मतलब तो मैंने बताया आपको, जहाँ शक्तियों का विभाजन होता है। सहकारिता का मतलब है जहाँ आपस में लोग कोऑपरेट करते हैं, यानी राज्य और केंद्र और राज्यों के मध्य जहाँ कोऑपरेशन की भावना होगी वहाँ क्या हो जाएगा? सहकारी संघवाद। समझ में आया? जहाँ राज्य और केंद्र में कोऑपरेशन होगा, सहकारिता होगी, वो कहलाएगा सहकारी संघवाद। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद कैसे सहकारी संघवाद का उदाहरण है ये समझिए। अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राज्य परिषद, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राज्य परिषद। अंतर्राज्य परिषद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो
राज्यों के मध्य, अगर किसी राज्य के मध्य दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद है तो उनको उनके विवाद को सुलझाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसका गठन किसके द्वारा किया जाएगा, यानी अंतर्राज्य परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति ऐसे परिषद का गठन करेंगे और जिन राज्यों में विवाद है वो वहाँ पर एक साथ आकर अपने विवाद को सुलझा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद उनके विवादों की जांच करता है, उनके विवादों के जो उसके लिए हल और सल्यूशन बताता है। ठीक है, उनको सल्यूशन के लिए सलाह देता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जो समन्वय या सहकारिता की भावना उत्पन्न करता है केंद्र और राज्यों के मध्य। समझ में आया? तो ये भी एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली बात होती है, इसीलिए प्रशासनिक संबंधों में आता है जहां केंद्र और राज्य या दो से अधिक राज्य मिलकर अपने विवाद का समाधान करते हैं। ठीक, जिसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। प्रधानमंत्री अनुपस्थित हैं तो उनके द्वारा नियुक्त कोई भी कैबिनेट मंत्री इसकी अध्यक्षता कर सकता है। समझ में आया? हमने प्रशासनिक संबंध पढ़े और विधायी संबंध पढ़े। विधायी संबंध हम रिलेशन पढ़ रहे हैं ना, तो लेजिस्लेटिव रिलेशन। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। संघ और राज्यों के मध्य संबंध। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ। संघ कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट, जिसका मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। अतः भारत में मूलतः संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था है, संघीय फेडरलिज्म को हमने अपनाया, संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत की संघीय प्रणाली को कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है क्योंकि जितना अमेरिका में पावर ऑफ सेपरेशन है इतना भारत में नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान द्वारा विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, है ना। विधायी यानी लेजिस्लेटिव, प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, वित्तीय यानी फाइनेंशियल पावर्स का विभाजन किया गया है, किंतु न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है। जो हमारी जुडिशरी है उसका विभाजन नहीं किया गया है संघ और राज्यों के बीच। इसीलिए यहाँ पर भारत में कौन सी व्यवस्था है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। ठीक है, एकीकृत न्यायिक प्रणाली को अपनाया गया है। न्यायपालिका की शक्ति संघ और राज्यों के मध्य विभाजित नहीं है। ठीक है, सिर्फ 3 चीज़ों का विभाजन किया गया है, विधि, विधायी शक्तियों का, प्रशासनिक और वित्तीय। न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं है, इसलिए भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। पहले हमने केंद्र और राज्यों के संबंधों को 3 सब हेडिंग्स में पढ़ा। पहले आते हैं विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन, जो आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक है। फिर उसके बाद आते हैं प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, जो आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक है। फिर उसके बाद आते हैं वित्तीय संबंध, जो 264 से लेकर 293 तक आते हैं। ये भाग 12 का पार्ट है, इसे अगले लेसन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, विधायी संबंध, संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध का प्रावधान संविधान के भाग 11 अनुच्छेद 245 से 55 में दिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन निम्न के आधार पर किया गया है। ठीक है, पहले राज्य के क्षेत्र के आधार पर, जिसको मैंने अपने राज्यों के क्षेत्र के आधार पर आर्टिकल 245 पढ़ा, मैंने बताया आपको टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। फिर उसके बाद विषयों के आधार पर बताया मैंने आपको सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, जिसमें 3 सूचियों को विभाजित किया गया है अनुसूची 7 के तहत। प्रशासनिक संबंध, ठीक है, जो भाग 11 में आर्टिकल 256 से लेकर 263 में किया गया है। भारत में संघ और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंध निर्धारित करने वाले उपबंध हैं। देखो, संघीय नियंत्रण वाले उपबंध, जिसमें मैंने आपको बताया 2 आते हैं, कई सारे आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से हैं, आर्टिकल 256 और आर्टिकल 257, जिसमें केंद्र द्वारा कानून सभी जगह पर राज्यों में मान्य होंगे और राज्य की कार्यपालिका अपने जो लॉज है इस प्रकार से निर्वहन करेगी कि केंद्र का कोई लॉ हनन ना हो। फिर उसके बाद परस्पर समन्वय वाले उपबंध, जिसमें मैंने आपको आर्टिकल 262 यानी जल से संबंधित बताया, और दूसरा बताया आर्टिकल 263, जिसमें मैंने आपको अंतर्राज्य परिषद के बारे में बताया। इसके साथ आपका जो प्रशासनिक और विधायी संबंध है वो कंप्लीट हो गया। हम अगले जो भाग 12 पढ़ेंगे उसमें वित्तीय संबंध पढ़ेंगे। ये वाले नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर बनाने हैं। जो आर्टिकल मैंने बताए हैं वही इंपॉर्टेंट है, अनदर आर्टिकल्स आप देख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको लिखवा दिए।
ठीक है, इसके साथ आपका वाला लेक्चर हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच।